वेलकम टू द पार्टी। आप पूछोगे सर किस बात की पार्टी? मैं बोलूँगा ये मेरी पार्टी नहीं, ये आपकी पार्टी है। बिकॉज ये पार्टी प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में हो रही है। ये पार्टी 2025 और 2026 में हो रही है, जब आप अपना जेईई मेंस का एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर चुके हो और जेईई एडवांस की तैयारी में लग चुके हो हमारे साथ। तो ये जो फंक्शन है ये आपका फंक्शन है। तो विथ दैट इमेज इन माइंड आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक भी है फंक्शन। इसीलिए ये मैंने लिया और यू डोंट नो कि इस हुक को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मैंने कितना वेट किया है। तो एज यू नो बच्चों की हमारी प्रतिज्ञा सीरीज चल रही है ऑन द चैनल अनअकैडमी जीत, जहां पे बाकी एजुकेटर्स भी डिटेल्ड लेक्चर लेकर आ रहे हैं फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ क्लास 11th। तो मेरा भी यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक चल रहा है। रिलेशन हम कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं, फंक्शन आज हम शुरू करेंगे, एक दो लेक्चर में इसे भी एंड अप करेंगे। और वो मेरे प्यारे बच्चे जिनको ये दिक्कत है कि सर ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊं लो लेवल से थोड़े ढंग के लेवल तक, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी आप मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूं कि आपको कुछ भी आता है, ठीक है? तो ये चीज है। तो हम पीवाईक्यू के ऊपर भी एक लाइव सेशन लेकर आएंगे। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, आगे चर्चा करूंगा कि आपका क्या राय है। तो जैसा आप चाहोगे वैसी ही चीजें चलने वाली हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे आज के सेशन के टॉपिक की तरफ, दैट इज फंक्शन। ठीक है, अभी हमने फंक्शन तो देख लिया कि तो बहुत प्रकार के फंक्शन होते हैं, बर्थडे का फंक्शन, शादी का फंक्शन, मुंडन का फंक्शन। यहाँ पे मैथ्स में जो हमारे फंक्शन होता है बच्चों, ये मैथ्स का फंक्शन जो होता है रिलेशन का होता है छोटा भाई। जो हमने रिलेशन पढ़ा अभी तक उसका ये होता है छोटा भाई। अब देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली मान लो कि आपके पास दो सेट है बच्चों, दो सेट हैं आपके पास। सेट में क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। यहाँ पे नंबर्स लेके चलने, मान लो ये सेट है ए, ये सेट है बी। फंक्शन बेसिकली बस इतना सा है, बस इतना सा है कि कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा जिससे ये जो सेट ए का एलिमेंट बैठा है ना, ये पहला वाला गोल सा, ये मैप होकर ये वाला एलिमेंट बन जाएगा विच इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, विच इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये जो मैपिंग हुई ना, ये जो मैपिंग हुई, मैपिंग, इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? फंक्शन है, फंक्शन है। तो ये क्या कर रहा है? आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। जो वैल्यू ए में थी वो बी की वैल्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे कि अभी आप मानो कि अभी आपको फंक्शन नहीं आता, या आता है तो बहुत हल्का फुल्का आता है। अब मैं इस सेशन के बाद आप देखोगे कि आपको फंक्शन की ठीक ठाक चीजें आ गई हैं, ग्राफ वगैरह भी आ गए हैं। तो यहां पर जो फंक्शन का काम है वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक लेवल से उठा के मैं दूसरे लेवल तक लेकर जा रहा हूं। आई एम ट्रांसफॉर्मिंग यू, आई एम ट्रांसफॉर्मिंग यू फ्रॉम वन सेट वैल्यू टू अदर सेट वैल्यू। वही चीज यहां पर चल रही है। वैसे अदर वैल्यूज भी होंगी, और ये चीज हमने रिलेशन में भी देखी थी बच्चों, ये चीज हमने रिलेशन में भी देखी थी कि एक सेट की वैल्यू क्या हो रही थी, किसी फॉर्मूला के थ्रू दूसरे सेट की वैल्यू में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, एरो डायग्राम या एरो रिप्रेजेंटेशन भी बोल दिया जाता है। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो अभी मैंने जो इतनी बकबक की वो यहां पर लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये दोनों सेट कैसे नॉन एम्प्टी है, माने कोई ना कोई एलिमेंट इनमें मौजूद है। देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, एक फंक्शन एफ जो कि सेट ए से बी में है, इज अ रूल, ये एक नियम है, विच एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ बी, जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट करता है, किसी ना किसी तरीके का कनेक्शन बनाता है, सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इन यूनिक वे। अब ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये कह रहा है कि ये जो नियम इसने बनाया उससे क्या होगा कि ए के सारे एलिमेंट, क्या कंडीशन है? ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से किसी ना किसी यूनिक वे में जुड़े हैं, किसी ना किसी यूनिक वे में जुड़े हैं। यूनिक होने का क्या मतलब है? कि बस एक का एक से रिलेशन है, एक का एक से कनेक्शन है। माने ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका इससे कनेक्शन, दूसरे का दूसरे से कनेक्शन। अब देखो ये जो दूसरा वाला है इसका पहले से भी कनेक्शन हो सकता है, पहले से भी कनेक्शन हो सकता है, माने कि दो एलिमेंट का एक से कनेक्शन हो सकता है, पर एक ही एलिमेंट का दो से कनेक्शन नहीं होगा, दो अलग अलग लोगों से इसका कनेक्शन नहीं होगा। एक सेट ए के एक एलिमेंट का, जिसको मैं इनपुट बोलूंगा आगे चल के, उसका सिर्फ
बी के एक ही एलिमेंट से क्या होना है, इंटरैक्शन होना है, सिर्फ एक ही एलिमेंट से इंटरैक्शन होना है। तो या तो ये इससे इंटरैक्ट करे या तो इससे इंटरैक्ट करे। तो मान लो हम मान लिए कि भैया ये सिर्फ एक ही से इंटरैक्ट कर रहा है, तो ये चला गया इसके पास, ये चला गया इसके पास, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे तीसरा एलिमेंट ले लिया मैंने, ये भी इसको मैप कर रहा है और ये वाला भी इसको मैप कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे आर बोथ बीइंग एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ये नहीं कि ये खुद दो से एसोसिएट कर रहा है, बस इतनी सी लिमिटेशन है जो कि हम समझने भी वाले हैं कि रिलेशन और फंक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सर अभी रिलेशन पढ़ लिया हमने 2 क्लास में, फंक्शन बनाया ही क्यों, क्या जरूरत पड़ गई भाई? तो देखो जरूरत ये पड़ गई कि हम यहां से समझते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। अब मान लो आप अपने स्कूल के या कोचिंग के कैफेटेरिया में जाते हो, वहां पर एक मशीन है, ऐसी दिखने वाली एक मशीन है। इसमें क्या है, इसमें बात क्या है कि मान लो आप एक इनपुट दिए, एक इनपुट दिया आपने, माने जाके कोई एक बटन दबाया, कोई एक बटन दबाते हो आप, तो आपको 2 चीजें मिल गई। देखो 2 चीजें मिल गई, एक मिल गई कॉफी और एक मिल गई चाय, एक मिल गई चाय, ठीक है, एक मिल गई कॉफी, एक मिल गई चाय। पर यहां पे दूसरी मशीन भी रखी थी, ये क्या की कि अगर इसमें आप एक बार बटन दबाते हो, माने कि एक बार इनपुट देते हो, तो सिर्फ आपको एक ही चीज मिलती है, दैट इज चाय, दैट इज चाय। तो यहां पर एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिलेगा। तो इस चीज को बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे, इस वाली मशीन को बोलूंगा मैं कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, क्योंकि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। यहां पर एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है हमको, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये क्या है, रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो अब मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं तो प्रेफर करूंगा इस वाली मशीन को। क्यों? क्योंकि बस ये एक ही काम कर रही है। तो जो मशीन एक ही काम करेगी वो आई कैन से कि वो ज्यादा अच्छा चाय बनाएगी, तो मैं इसकी तरफ ना जाके मैं इससे चाय पीऊंगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हमारा हो गया रिलेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब कोई भी पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, तो बता देना, ठीक है, बता देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ये हमने रिलेशन में भी किया था, ये हमने रिलेशन में भी डोमेन और रेंज की बात की थी। फंक्शन में भी जो आइडिया है बेसिकली सेम ही चलेगा, कोई भी ज्यादा डिफरेंस यहां पर है नहीं। तो देखो मान लो यहां से समझ लेते हैं कि कोई सेट है ए, ठीक है। अब इसके पास मान लो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, और ये मैंने ले लिया सेट बी, इसके पास 6 7 8 ऐसे 9 10 ऐसे करके एलिमेंट है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि ए का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए बी के साथ, ये लिमिटेशन हमने देखी फंक्शन के साथ। लिमिटेशन नहीं मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कंडीशन। ये इसके साथ मैप हो गया, सपोज ये इसके साथ मैप हो गया, ये भी इसके साथ मैप हो गया, ये चला गया इसके साथ मैप हो गया। अब देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट मैप हो गए सेट बी के एलिमेंट के साथ। क्या सेट बी के सारे एलिमेंट कवर हो गए? बोलोगे नहीं हुए सर, 9 बच गया, 10 बच गया। तो जितने मैप हो जाते हैं, जितने मैप हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रेंज, उनको हम बोलते हैं रेंज। और जो वैल्यूज बच जाती हैं, जो वैल्यूज बच जाती हैं, ठीक है, उसको तो नहीं, मतलब जो वैल्यू बच गई और ये पूरा का पूरा सेट बी, इस पूरे के पूरे सेट बी को, इस पूरे के पूरे सेट बी को हम कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। और ये जो हमारा सेट ए था प्यारा सा जिसके सारे एलिमेंट मैप हो गए, इसको हम बोलते हैं बच्चों डोमेन। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा इलाका है, ठीक है, हमारा क्षेत्र है, इसके सारे एलिमेंट मैप हो जाते हैं। तो जो पहला वाला होता है वो डोमेन, नेक्स्ट वन कोडोमेन, जितने एलिमेंट मैप हुए वो होते हैं रेंज, वो होता है क्या, रेंज, ठीक है। इसी को एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मान लो 6 की बात की तो मैं बोलूंगा 6 इज द इमेज ऑफ 1, 6 इज द इमेज ऑफ 1, क्या बोलूंगा, 6 इज द इमेज ऑफ 1, ठीक है। 1 को जब फंक्शन में इनपुट किया गया तो हमें इमेज क्या मिली, आउटपुट क्या मिला, 6 मिला, वही चीज ये कह रहा है, 6 इज द इमेज ऑफ 1। या फिर ये भी कह सकते हो कि 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6, ये भी कह सकते हो 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6, ठीक है। यहां पे
इमेज की बात हो गई। तो ये हमने फंक्शन के बारे में देख लिया, तो ये हो गया डोमेन, ही हो गया रेंज। अब चलो थोड़ी इंग्लिश भाषा पढ़ ली जाए। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर x, y, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर, अब देखो ऑर्डर्ड पेयर तो आएगा ही ना, एक इनपुट होगा तो एक आउटपुट मिलेगा, ये मेरा इनपुट है x, y मेरा आउटपुट है, तो ऑर्डर्ड पेयर की बात होगी। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर मेरा फंक्शन में बिलोंग कर रहा है कोई x, y, वी राइट fx इज इक्वल टू वाई। फंक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं, y इज इक्वल टू fx के रूप में हम लिखते हैं। ये हम कन्वेंशन आगे भी देखेंगे। हियर y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x, y को क्या कहा जाता है, x का इमेज कहा जाता है। एंड x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y, ये जो मैंने आपको चीज बता दी, यहाँ पे x के जो एलिमेंट है या फिर जो x है जो कि सेट A से आएगा वो होगा प्री इमेज ऑफ y, जो ये वाली वैल्यू हो गई। तो जो फंक्शन है हमारा, देखो लिखने का तरीका क्या होता है, लिखते हैं फंक्शन के लिए f फॉर फंक्शन सच दैट, ठीक है, ये हो गया हमारा कोलोन विच रिप्रेजेंट सच दैट x इज टेंडिंग टू y, टेंडिंग टू नहीं, x गोज द फंक्शन गोज फ्रॉम x टू y, द फंक्शन गोज फ्रॉम x टू y, माने कि जहां से इनपुट लिया जा रहा है उसको पहले लिखते हैं, फिर मैप करके कहां पर लेकर जा रहा है, y पर लेकर जा रहा है, तो उसको बाद में लिखते हैं। तो ये हमारा कोडोमेन, ये हमारा डोमेन हो गया। तो डोमेन ऑफ f इज x, रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ y, रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ y। मैंने अभी यहां पे आपने इस एग्जांपल में देखा कि पूरे के पूरे सेट को तो कोडोमेन बोलते हैं, पर जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो ये कोडोमेन वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट कवर हो जाएं, नहीं होंगे, कुछ छूट जाएंगे, जैसे 9 और 10 छूट गए। तो जो खाली मैप हो रहे हैं, जो कि खाली इमेज बन रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, मेरा रेंज है। तो आप देखोगे बच्चों कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। कैसे, इसी के कुछ एलिमेंट ही तो हैं, इसी के कुछ एलिमेंट ही तो हैं, तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। ऑल्सो वाई इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ f, जो मैंने बताया वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलो सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं चीजों को। तो मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं यहां पर। ओके, देखो दो सेट दिया मुझे, एक है सेट x, उसमें 4 एलिमेंट है, और एक है सेट y, उसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। अब सेट में जो एलिमेंट्स की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर अभी यहां तक आप लेसन देख चुके हो, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख के बताना, अपना 2 सेकंड टाइम देके, ठीक है। तो अब देखो एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है, अभी इसको फंक्शन नहीं कह रहे हैं, एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है फ्रॉम x टू y। तो फंक्शन कुछ इस प्रकार का जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं x, y सच दैट x हमारा कैपिटल X सेट से बिलोंग कर रहा है, y हमारा कैपिटल Y से बिलोंग कर रहा है, एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो रिलेशन मुझे क्या दे दिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और दो सेट है मेरे पास, एक है सेट x, एक है सेट y। जो स्मॉल x है वो इस सेट में बैठा है, और जो स्मॉल y है वो इस सेट में बैठा है। मैपिंग किस प्रकार से हो रही है, 2x प्लस 3 प्रकार से हो रही है, माने x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दो तो y की वैल्यू मुझे मिल जा रही है। पहला पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, राइट f इन रोस्टर फॉर्म, f को रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म क्या होता था कि जितने एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन में उनको आप लिख दो, एलिमेंट नहीं आएंगे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो लिखा जाए भाई, लिखा जाए, चलो f को लिखते हैं। तुमने बना दिया सेट। अब देखो हमने देखा था अभी पीछे, हमने देखा कि जो हमारा पहला सेट होता है डोमेन का, उसके सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए, माने हम सबको एज ए इनपुट यूज करेंगे इस सेट में से हर एक वैल्यू को। तो देखो पहले क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसमें 2 पुट करो x की जगह, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो माने 2 इनपुट दिया हमने, तो आउटपुट क्या मिल गया, 7 मिल गया। क्या 7 इस सेट में कहीं बैठा हुआ है, बैठा हुआ है भाई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 3 ले लो, तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9, तो यानी 3 मैंने दिया इनपुट, तो मुझे क्या मिल गया, 9 मिल गया। 9 है क्या इसमें, 9 बैठा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ले लिया, तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11, तो 4 पे आ रहा है 11। क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, 11 प्रेजेंट है। 5 पे कर लो, तो 2 5 जा 10, और 13, तो 5 पे आ रहा है 13, क्या 13 प्रेजेंट है, 13 भी प्रेजेंट है। तो देखो यही सारी वैल्यूज आएंगी, यही सारी वैल्यूज आएंगी। तो देखो इनपुट क्या क्या है, यानी डोमेन क्या क्या है, 2 3 4 5। रेंज क्या आया, इनपुट पुट करने पे, डोमेन की वैल्यू पुट करने पे जो आउटपुट आता है वो रेंज होता है। रेंज क्या आया, 7 आया, 9 आया, 11 आया, 13 आया। क्या क्या वैल्यूज बच गई बच्चों सेट वाई में से, देखोगे आप तो बोलोगे कि सर 15 आया ही नहीं, 17 आया ही नहीं, 15 आया ही नहीं, 17 नहीं आया। तो ये जो 15 और 17 ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो सेट वाई है ये हमारा कोडोमेन है।
रेंज मेरा बस यही चाह रहा है, ये दोनों मेरा क्या रह गया, लेफ्ट आउट रहेगा, ये मेरा नहीं आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमेन बताओ, रेंज बताओ। तो अब जल्दी से बता सकते हो, तुरंत बता सकते हो कि जो मेरा डोमेन होने वाला है फंक्शन का वो क्या होगा, क्या होगा वो जो इनपुट वैल्यूज हैं 2 3 4 5 माने कि पूरा का पूरा सेट एक्स हो गया, ये मेरा हो गया डोमेन। रेंज की बात कर लेते हैं कि रेंज बताओ भाई, रेंज कितना हो गया, तो रेंज ऑफ एफ जो वैल्यूज हमारी आ रही हैं इनपुट करने के बाद, तो 7 9 11 13, 7 9 11 13, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, शो डेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। हमें शो करना है कि एफ फंक्शन है एक्स टू वाई। तो फंक्शन कैसे शो करते हैं, फंक्शन इस तरीके से शो करते हैं कि एक इनपुट पर हमको एक ही आउटपुट मिल रहा है, उससे ज्यादा हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है, माने जो एक एलिमेंट का या इनपुट का जो इमेज बन रहा है डेट इज यूनिक। तो देखो 2 के लिए एक ही इमेज बना है, यहाँ पे देखो सॉरी, हाँ 2 के लिए एक ही इमेज बना डेट इज 7, 3 के लिए बना 9, 4 के लिए बना 11, 5 के लिए बना 13। क्या हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिल रहा है, आप बोलोगे यस सर मिल रहा है। तो क्या ये फंक्शन हो गया, हाँ ये फंक्शन हो गया। मान लो, सपोज करो, मान लो एक कंडीशन में ले लूं कि यहां पर कहीं बीच में 2,8 भी आ रहा है, सपोज, चलो यहाँ पे तो 8 है ही नहीं, कुछ ढंग की वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 15 आ गया, सपोज करो, ठीक है, सपोज कर लो कि 2 इनपुट देने पे 15 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो उस केस में एक इनपुट पर आपको एक से ज्यादा आउटपुट मिल गए, तो ये यूनिक नहीं हुआ, तो फिर ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम ये वाला शो नहीं कर पाएंगे, बट ये अभी एक केस नहीं है, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अभी तक मेरे साथ हो तो आगे भी बने रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन हमको दिए हुए हैं, फंक्शन हमें बताने, जल्दी से बताएंगे, कैसे बताएंगे, देखेंगे एक इनपुट पे कितने आउटपुट मिल रहे हैं। तो देखो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, तो एक मतलब बेसिकली 1 इनपुट दिया तो 3 आउटपुट मिला, यहाँ पे 1 इनपुट दिया तो 5 आउटपुट मिला। देखो क्या हुआ, एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल गए, 3 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। क्या ये यूनिक है, बिल्कुल भी नहीं है सर। तो ये मेरा फंक्शन नहीं हुआ, ये क्या है, रिलेशन है। यहाँ पे देखो 2 पे 1 मिल रहा है, 5 पे 1 मिल रहा है, 8 पे 1 मिल रहा है, 11 पे 1 मिल रहा है, सारे के सारे एक पे ही मैप कर रहे हैं, सारे के सारे एक पे ही मैप कर रहे हैं। क्या ये दिक्कत देगा हमें, ये हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, क्यों, क्योंकि एक इनपुट पर एक ही वैल्यू मिल रही है, एक इनपुट पर एक ही वैल्यू मिल रही है। यहां पे देखो एरो डायग्राम से समझो बच्चों, एरो डायग्राम से समझो, आई थिंक इससे ज्यादा आपको आसानी से समझ आएगा। 2 5 है, 8 है, 11 है, यहाँ पे 1 बैठा हुआ है, ये देखो ये भी इसको मैप कर रहा है, ये भी इसको मैप कर रहा है, ये भी इसको मैप कर रहा है, ये भी इसको मैप कर रहा है। तो जब यहां से सिर्फ एक ही तीर निकले, एक इंसान एक ही तीर मारे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसको बोलेंगे फंक्शन, इसको बोलेंगे फंक्शन। बट मान लो यहाँ पे युद्ध होता और ये 2 सेनाएं हैं, ठीक है, यहां पर इसने इधर भी तीर चला दिया, इधर भी तीर चला दिया, इस केस में ये रिलेशन हो जाता है, ये फंक्शन नहीं रहता। तो तीर एक ही चलना चाहिए इधर तरफ से, तो ये जो है आपका फंक्शन है, क्योंकि एक ही तीर चल रहा है, 2 भी 1 पे 5 भी 1 पे, भले एक ही को दाग रहे हो निशाना, पर कोई बात नहीं, दिस इज आवर फंक्शन। इसको देखो 2 पे 1, 4 पे 2, 6 पे 3, 8 पे 4, 10 पे 5, 12 पे 6, माने सारे के सारे जो इनपुट हमने दिए वो अलग अलग आउटपुट पर जा रहे हैं। मतलब बेसिकली 2 का सिर्फ एक ही आउटपुट है, 4 का भी ऐसे ही, बाकी सबका भी सिर्फ एक ही आउटपुट है, तो ये भी क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक में, तो है ये इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ रिलेशन भी लास्ट सेशन में हमने किया था, अगर वो सेशन नहीं देखा तो देख लो, यहाँ पे भी देख लो, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 सेट है, अरे सॉरी थोड़ी सी ना मेरी ये गोल गोलैया नहीं बनती ढंग से, ठीक है। ये सेट ले लिया ए, ये सेट ले लिया बी। अब जैसे आप सीख रहे हो ना, तो मैं भी सीख ही रहा हूं, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या है। तो हम दोनों ही लर्निंग फेज में हैं एक दूसरे से। आप जब कमेंट करते हो ना वीडियो पे, वैसे कम करते हो, पर जब करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ कंटिन्यू रखो, प्रेज करो, या फिर नहीं भी समझ आ रहा तो वो भी बताओ, तो हम भी अपनी स्टाइल को थोड़ा सा बोलने के वे को और चीज़ें समझाने के वे को चेंज करेंगे, तो उस पर भी काम हो सकता है, बिल्कुल दोनों तरफ से। तो जो भी आपके इनपुट रहा करे प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताया करिए। तो देखो 2 सेट है ए और बी, ये है पहला वाला मेरा डोमेन, दूसरा वाला है मेरा रेंज,
ठीक है, रेंज नहीं कोडोमेन, अगर सारे एलिमेंट मैप नहीं हुए। रेंज कोडोमेन की भी बराबर हो सकता है जब सारे के सारे एलिमेंट यहाँ के भी मैप हो जाएं। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जो फंक्शन हमारा होता है वो इस तरीके से है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इनवर्स क्या होगा, हमने देखा था, यहाँ पे फिर से देख लो, इनवर्स क्या होगा, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, ये हो गया एफ इनवर्स। तो उल्टा होने का मतलब क्या हुआ, उल्टा होने का मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज है, फंक्शन का जो रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा, और फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इसका रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी भी हुई है, देखो एफ इनवर्स वाई एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सेट ऑफ प्री इमेजेस ऑफ वाई, सेट ऑफ प्री इमेजेस ऑफ वाई माने ये। ठीक है, मतलब आउटपुट में हमको इनवर्स के ये मिलेगा। देखो यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं। फंक्शन देखो, फंक्शन का मान लो डोमेन ए है, डोमेन ए है, तो एफ इनवर्स का ये क्या हो जाएगा, इसका ये डोमेन है तो इसका ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, एफ इनवर्स का ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और एफ का मान लो रेंज जो है वो बी है, तो एफ इनवर्स का डोमेन बी हो जाएगा, डोमेन बी हो जाएगा। यहाँ पे कोडोमेन की बात नहीं हो रही है, रेंज की बात हो रही है, क्योंकि जो एलिमेंट मैप हो रहे हैं हम सिर्फ उनको ही इनवर्स में कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इनवर्स होने के लिए फंक्शन की, इनवर्स होने के लिए फंक्शन की क्या होती है, कंडीशन होती है जो कि हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, डेट इज बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो उसको भी हम यहां पर करेंगे, बट आज के सेशन में नहीं करेंगे, आगे आने वाले सेशन में करेंगे। तो अगर आप अभी क्लास 11th में और ये सेशन देख रहे हो तो क्लास 12 का भी कुछ टॉपिक करोगे। और मैं क्यों करा रहा हूं, इसलिए मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो फंक्शन का क्वेश्चन आता है वो डिफरेंशिएट करके नहीं आता कि 11th का हूं मैं 12th का हूं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो हमें अच्छे क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, एडवांस के भी क्वेश्चन लगाने हैं, तो हम टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे। वो छोटा सा ही है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो फंक्शन का यही है। अब देखो फंक्शन का क्या सीन है, मतलब बेसिकली कि आपको पता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर उसी पे उसका इनवर्स ऑपरेट करा दिया जाए, अगर उसी का इनवर्स ऑपरेट करा दिया जाए तो हमें वापस से जो हमारा इनपुट होता है वही मिल जाता है। मतलब बेसिकली एक दूसरे को ये कैंसल आउट कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो ये कभी कभी हमारे काम आता है, कभी कभी नहीं, बहुत ज्यादा काम आता है। तो इनवर्स फंक्शन की कहानी है, इसमें हम आगे डिटेल में चलेंगे। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग फंक्शन का हम डोमेन रेंज देखेंगे, उस पर हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं। तो देखो पहला जो है हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे कि हमारे जिंदगी में होता है ना कुछ दोस्त कांस्टेंट, स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से मतलब रहेंगे, अभी भी बहुत सारे दोस्त होंगे आपके जो बचपन से आपके साथ में है, और मतलब ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी कॉल करो तो कॉल उठा के आपसे जरूर बात करेंगे, पूछेंगे हाँ भाई क्या हाल चाल, ये वो सारी चीजें। जो भी आपका ऐसा दोस्त है उसका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन बेसिकली यही है कि इनपुट आप कुछ भी दे दो, इनपुट आप कुछ भी दे दो, आउटपुट हमारा बस एक ही वैल्यू है वही आएगा, आउटपुट हमारा बस एक ही वैल्यू है वही आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो x का कुछ भी वैल्यू दे दो, चाहे निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाओ चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाओ, y की वैल्यू हमेशा 5 रह रही है, y की वैल्यू हमेशा 5 रह रही है, जो यहाँ पे आपको रेड लाइन से देखने को मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पर y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाओ या निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाओ, x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ऑफ 2 है, नेगेटिव ऑफ 2 है, यू कैन सी इट बाय दिस रेड लाइन। तो इनको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि कितना भी इनपुट में चेंज आ जाए इनके आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं मिलता। ठीक है, तो डोमेन इसका होगा रियल नंबर की, डोमेन तो कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंज होगा इसका या तो y इज इक्वल टू के, अगर y इज इक्वल टू के है तो ये लाइन मिलेगी हॉरिजॉन्टल, या फिर x इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट वैल्यू तो हमें एक वर्टिकल लाइन मिल जाएगी पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन पे। तो आइडेंटिटी फंक्शन मैं एक बार बता चुका हूं, दोबारा मैं ग्राफ पर भी एक बता चुका हूं, 15-20 मिनट का सेशन मैंने बनाया था पंगा सीरीज में, वो भी आप देख सकते हो, बट वो स्पेसिफिकली ग्राफ के लिए था, यहाँ पर हम फंक्शन की बात करें। तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए मुझे बड़ा पसंद है ये स्पाइडरमैन वाला मीम, कि खुद को पॉइंट करते कि भाई तू और मैं तो एकदम सेम एकदम एग्जैक्टली सेम, सूट वगैरह सब कुछ सेम है। तो आइडेंटिटी फंक्शन यही होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि इनपुट कुछ भी दो आउटपुट भी वही आएगा, जो इनपुट दे दो वही आउटपुट आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, जो इनपुट वही आउटपुट। तो इसका जो ग्राफ है आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है,
डोमेन इसका रियल नंबर है, रेंज इसका रियल नंबर है, सारी वैल्यूज आ रही हैं रियल नंबर सिस्टम की, ठीक है। वाई एक्सिस को मैप कर रहा है और एक्स एक्सिस को मैप कर रहा है। तो ये है कहानी। आगे चलते हैं स्क्वायर फंक्शन की तरफ। स्क्वायर फंक्शन माने क्या, खुद का खुद से मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर देखो स्क्वायर फंक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर फंक्शन में आप जानते हो कि किसी का खुद से मल्टीप्लीकेशन होगा तो अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली स्क्वायर फंक्शन में आप चाहे पॉजिटिव इनपुट दो चाहे निगेटिव इनपुट दो, आउटपुट हमेशा आपका एक पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाला है। वो ये आप ग्राफ से देख सकते हो, वो आप ये ग्राफ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी और बात कर लेते हैं। अब देखो फंक्शन की एक बात करूंगा मैं, जैसे एफ एक्स है फंक्शन, कोई मान लो एफ एक्स है फंक्शन। अब अगर इस x में, इस x की जगह, सॉरी इनपुट की जगह अगर मैं नेगेटिव ऑफ x पुट कर दूं, नेगेटिव ऑफ x पुट कर दूं, और अगर मेरा फंक्शन सेम रह गया, अगर मेरा फंक्शन सेम रह जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शंस, इवन फंक्शंस, ठीक है। अगर नेगेटिव इनपुट देने पर ये नेगेटिव ऑफ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सेम नहीं रहा, उसके आगे एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो उसको बोलते हैं बच्चों ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। आपने देख लिया कि इवन फंक्शन है, क्यों, क्योंकि x की जगह नेगेटिव ऑफ x भी रख दो तो सेम ही वैल्यू तो रहने वाली, चेंज तो होगी नहीं। तो इसका जो ग्राफ होता है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। ये मेरा y एक्सिस है, उसके अराउंड सिमेट्रिकल है। देखो जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही ग्राफ आपको इधर भी देखने को मिलेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि सिमेट्रिकल ग्राफ का फायदा ही होता है कि अगर मैं सिर्फ यहां पे स्टडी कर लूं ना तो सेम टू सेम चीज यहां पे भी हो रही है, तो जो चीज यहां पे है मैं वहां के लिए भी रिपोर्ट कर सकता हूं। तो बेसिकली मेरा टाइम जो है बच जाएगा, यहां के लिए करके मैं यहां का बता दूंगा। अब डोमेन की बात करते हैं इसकी, कि डोमेन इसका रियल नंबर होता है, क्यों, क्योंकि सारी वैल्यूज हम एक्स की पुट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है रियल नंबर सिस्टम से। रेंज जो है इसका, क्योंकि आपने देखा कि ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव वैल्यू रहता है, तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 इंक्लूडिंग होगा, 0 इंक्लूडिंग होगा, 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, इसलिए 0 भी इंक्लूड हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की तरफ, ठीक है। अब जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है बच्चों, वो स्क्वायर फंक्शन का ही इनवर्स होता है, अभी हमने देखा था इनवर्स होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन माने y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, वहां पे स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे पावर 1/2 हो रही है। इसी को और किस तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदलेगी, क्या बदलेगी कि यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ नोटिस करोगे जो यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, इसमें जो इनपुट आ रहे हैं वो भी x की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और जो y की वैल्यूज आ रही हैं, देखो y की भी जो वैल्यूज हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं आते हुए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी की सारी क्या हैं, पॉजिटिव y वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है, पॉजिटिव y वैल्यूज तो चलो वहां आ रही थी, ठीक है, समझ आ रहा था। यहाँ पर इनपुट हमारा पॉजिटिव क्यों हो गया सर, ये क्या हो गया, तो देखो यहाँ पे हो रहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के साथ लिमिटेशन ये है बच्चों कि अगर मान लो x जो मेरा इनपुट है यहाँ पे, इसको मैंने अगर निगेटिव कर दिया, सपोज जैसे मान लो -2 ले लिया, तो मैं कर रहा हूं y इक्वल टू -2 की पावर 1/2, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो रियल नंबर में आएगी ही नहीं, इट विल नॉट बिलोंग टू द रियल नंबर सिस्टम, इट विल नॉट बिलोंग टू द रियल नंबर सिस्टम। ये किस में चला जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, जो आयोटा वगैरह होता है, जो कि आगे का हमारा टॉपिक होने वाला है, क्लास 10th में आपने पढ़ा भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा सा, तो ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन का जो इनपुट होता है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 0 भी हो सकता है, मोस्टली 0 मतलब 0 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, रियल नंबर सिस्टम में ही रहने के लिए, क्योंकि हम इस सेट के बाहर नहीं जा सकते, तो जो डोमेन है मेरा वो 0 से इन्फिनिटी होगा, और जो इसकी वैल्यूज आती हैं वो भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में आएंगी, 0 को इंक्लूड करते हुए। तो ये है मेरा
स्क्वायर रूट फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्यूब फंक्शन, ये भी बड़ा इजी। क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज जो है देखने की, मैंने आपको इवन ऑड फंक्शन के बारे में बताया। तो अगर इसमें x की जगह अगर निगेटिव पुट कर दो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब करोगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगा, माने निगेटिव ऑफ एफ एक्स हो गया ये। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ये ऑड फंक्शन हुआ। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। सो इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट दैट इज ओरिजिन। अब जो इसका ग्राफ होने वाला है वो अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। कैसे, देखो क्यूब इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे जा रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में दैट इज इट्स अपोजिट क्वाड्रेंट उसमें इस तरीके से जा रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि पॉजिटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है क्यूब रूट का, और नेगेटिव इनपुट के लिए नेगेटिव आउटपुट ही आ रहा है। तो इसका भी जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर सिस्टम हो गया और रेंज भी पूरा रियल नंबर सिस्टम हो गया। सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट नहीं आएंगे, नेगेटिव आउटपुट भी हमारा आएगा। तो ये हो गया हमारा क्यूब फंक्शन। नेक्स्ट हमारा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, मतलब जिसमें px अपॉन qx की बात हो, px अपॉन qx की बात हो, वेयर यहां पे आपको पता होगी कंडीशन मेरे लिखने से पहले ही कि जो हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे px और qx क्या है सर, तो px इज अ फंक्शन विथ इनपुट x और qx इज ऑल्सो अ फंक्शन विथ इनपुट x। तो जब ऊपर भी फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन का सबसे इजी और बढ़िया एग्जांपल है 1/x। तो न्यूमरेटर में क्या है 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है x है। तो उसका जो ग्राफ है इस तरीके का दिखता है। अब इसको स्टडी किया जाए, कैसे स्टडी किया जाए कि देखो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज पे पुट करते कि भैया ये क्या चल रहा है, ये इस तरीके से क्यों जा रहा है। तो देखो अगर x की वैल्यू मैं पॉजिटिव 0 के करीब रखूं, मतलब x इज टेंडिंग टू 0, जैसे कि मान लो 0.000 समथिंग 1 ऐसे करके बहुत छोटी वैल्यू मैंने रख दी, तो 1 का डिवीजन अगर बहुत ही छोटे नंबर से होगा तो वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी आउटपुट में। इसीलिए जब जो फंक्शन की मेरी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो जो फंक्शन का आउटपुट है, सॉरी इनपुट की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो जो फंक्शन है वो मेरा y की तरफ बहुत तेजी से, मतलब हाई वैल्यू ऑफ y की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ y की तरफ जाएगा। वैसे ही अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी कर दिए तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 1 जो है मेरा बहुत बड़े नंबर से अगर डिवाइड किया जाए तो 0.00 कुछ करके डेसिमल में वैल्यू आएगी। क्या ये एक्यूरेटली 0 होगी, नहीं होगी, पर 0 को अप्रोच करेगी। इसीलिए इस केस में देखो कि कभी x वैल्यू हो नहीं रही है पर x को यहां पे भी अप्रोच कर रही है और यहां पर भी अप्रोच कर रही है, मतलब बस टच करते हुए हल्का सा निकल जा रही है पर टच एक्चुअली में कर रही नहीं है। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं, ऐसे केस में इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट, ऐसे केस में इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। ठीक है, एसिम्प्टोट बोला जाता है इसको। और x की वैल्यू 0 तो हम पुट कर ही नहीं सकते, नॉट डिफाइंड चला जाएगा, इसलिए 0 हमारा इनपुट में ही नहीं है, 0 हमारा इनपुट में ही नहीं है। डोमेन में देखो r-0 है, r-0 है। अब निगेटिव के केस में भी देखो कि जब निगेटिव में बहुत 0 के करीब वैल्यू रखोगे तो आउटपुट बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा निगेटिव में आएगा, इसलिए इधर गया है। और जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो 0 के करीब जाता जाएगा, तो इसलिए इस तरीके से गया है। क्या 0 कभी होगा, 0 कभी होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर रेंज जो है मेरा उसमें भी 0 को क्या कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है कि 0 नहीं होगा, उसके अलावा संसार की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। डोमेन में भी सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं 0 के अलावा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो देखो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन x-3 अपॉन x-5। अब इस क्वेश्चन में नहीं तो पर आगे कुछ क्वेश्चन आने वाले जिसमें मैं आपको बेसिक मैथ की इनइक्वालिटी भी बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहना। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। अब देखो बेसिकली डोमेन और रेंज की कहानी क्या होती है कि हमको उन चीजों का ध्यान रखना है जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, उन चीजों का ध्यान रखना है जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। बस अगर उसका ध्यान रखोगे तो डोमेन और रेंज का सारा क्वेश्चन आप कर ले जाओगे बिना कोई दिक्कत। बस यहाँ पे कंडीशंस का ध्यान रखना है। तो देखो y इज इक्वल टू मेरा क्या है, x-3 अपॉन x-5।
अब अभी हमने देखा कि रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, माने कि x माइनस 5 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, शुड नेवर बी इक्वल टू 0, x शुड नेवर बी इक्वल टू 5, माने x की वैल्यू 5 कभी नहीं हो सकती। तो डोमेन क्या हो जाएगा, जो मेरा इनपुट का सेट है वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से 5 को हटा दो, बाकी सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रेंज की बात करते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5, रेंज क्या होता है, y होता है। तो हमको y के लिए कंडीशन चेक करनी है कि y किन किन वैल्यूज पर अनडिफाइंड की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अब इसको कन्वर्ट करके x को लाने की कोशिश करेंगे एक तरफ, और बाकी सब y को एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको इधर ले आए, तो y अपॉन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो वाई एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब इसको क्या किए, उधर ले गए, तो यहाँ पे हो गया माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स, तो माइनस 5y माइनस 3, यहाँ पे से x कॉमन ले लो तो कितना हो गया 1 माइनस वाई। अब इसको इधर भेजोगे, यहाँ पे निगेटिव है तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ से कटा देता हूँ, तो 3 माइनस 5y अपॉन हो जाएगा y माइनस 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निगेटिव का बस वो कर दिया मैंने। अब देखो ये अनडिफाइंड कब होगी चीज, ये कहानी अनडिफाइंड कब होगी, जब y माइनस 1 मेरा 0 हो जाए, तो ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो y माइनस 1 शुड नेवर बी इक्वल टू 0, तो y शुड नेवर बी इक्वल टू 1, ये हमको मिल गया, ये हमको मिल गया। तो जो रेंज है मेरा वो क्या होना चाहिए कि रियल नंबर की कोई भी वैल्यू ला दो, बस 1 नहीं आना चाहिए, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 हो चुकी है, क्वाड्रेटिक की बात करें तो चलो इसको करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम इनइक्वालिटी भी लगाने वाले हैं, और बहुत आसान से लगाएंगे, बहुत ईजी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज मेरे साथ बने रहना। ट्रिक कैसे लगी आपको वो भी मुझे बताना, क्योंकि बहुत टाइम सेविंग ट्रिक है। अब देखो पहले तो डोमेन की अगर बात की जाए तो ये रैशनल फंक्शन है, इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, फिर से वही सेम कहानी। तो अगर यहाँ पे डोमेन की बात करूं मैं, तो जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इट इंप्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर 1 के बराबर कब कब होगा, जब x की वैल्यू या तो 1 हो जाए या तो माइनस 1 हो जाए, उन्हीं का स्क्वायर आता है 1, तो x शुड नेवर बी इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। तो जो डोमेन है मेरा वो क्या हो जाएगा, डोमेन कि रियल नंबर के सेट में से 1 को घटा दो और माइनस 1 को भी हटा दो, ये हो गया मेरा डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, x वाला पार्ट हमें एक तरफ चाहिए, y एक तरफ चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, तो y एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब वही जैसे सॉल्विंग करते हैं वैसे सॉल्विंग करनी है, एक्स स्क्वायर हमको कॉमन लेना है, तो मान लो इसको इधर ले आए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे ये निगेटिव में आएगा ना, तो यहाँ पर ये मैंने प्लस 1 क्यों लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 और इज इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक्स स्क्वायर को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो एक्स स्क्वायर इसके बराबर होना है, एक्स स्क्वायर इसके बराबर होना है, तो मेरा एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। अब आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट तो समझ आया, स्क्वायर का इनवर्स होता है, ये प्लस माइनस क्या करने लगाए हो, प्लस माइनस इसलिए लगाया हो क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर के केस में पॉजिटिव वैल्यू पे भी और सेम नेगेटिव वैल्यू पे भी जो आउटपुट होता है हमारा सेम आता है। कैसे आता है सर, ये देखो इस तरीके से आता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ खींचा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, मान लो ये कोई इनपुट है x1, तो इसका जो आउटपुट आया यहाँ पे कुछ y1, ये अगर इसको इधर लेकर जाओगे तो यहाँ पर भी इसको कुछ ना कुछ मिलेगा सेम, मतलब आउटपुट किसी ना किसी दूसरे इनपुट पर भी, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस हम लोग लेते हैं।
अब देखो ये स्क्वायर रूट फंक्शन बन गया बच्चों। अभी हमने देखा था कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है उसके अंदर का जो इनपुट है वो या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाला जो मेरा चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसी का इस्तेमाल हम करेंगे, इसी का इस्तेमाल हम करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो कर तो दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये है रैशनल फंक्शन बेसिकली। तो क्या यहाँ पे y को हम 1 पुट कर सकते हैं कभी? क्या हम y को 1 पुट कर सकते हैं? बोलोगे नहीं पुट कर सकते सर, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 बना देगा। तो 1 को पहले ही हटा दो कि y इज नेवर इक्वल टू 1। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है वेवी कर्व मेथड। उसी का ये थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन है, इजियर वेरिएशन है। तो देखो क्या करते हैं कि जो भी रैशनल फंक्शन है, जो भी लिखा है इनइक्वालिटी के केस में, उसके जो जो रूट्स होंगे जो उसको 0 कर रहे हैं उनको तुम नोट कर लो। तो पहले वाले ऊपर को कौन 0 कर रहा है? -1। नीचे वाले को 1 कर रहा है। तो 1 बड़ा है, इसको पहले लिख लिया, और -1 छोटा है, इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो जो सबसे बड़ा रूट आता है उसके आगे की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव लिख लो, पॉजिटिव लिख लो। अब अगर यहां पर जो भी रैशनल फंक्शन उसका अगर कोई इवन पावर हो, इवन पावर माने कि 2, 4, 6, 8, 10, उस केस में थोड़ी कहानी अलग हो जाती है। यहां पर कहानी सेम है, क्योंकि इनका इनका सबका पावर क्या है? ऑड है। ऊपर का भी पावर 1, नीचे का भी पावर 1 है। तो उस केस में यहां पे जस्ट तुरंत पीछे निगेटिव कर दो और इसके पीछे कर दो पॉजिटिव, पॉजिटिव कर दो। अब देखो 1 मेरा कभी भी नहीं आना चाहिए, 1 मेरा कभी भी नहीं आना चाहिए। तो इसको भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि 1 मेरा कभी मत लेना। ठीक है, तो -1 को हम इंटेक कर सकते हैं, पर 1 को हम कभी भी इंटेक नहीं करेंगे। अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। तो ग्रेटर देन कब आ रहा है? 0। इस केस में आ रहा है और इस केस में आ रहा है। तो अगर रेंज की बात की जाए, रेंज की बात की जाए, तो वो हो जाएगा y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, यूनियन 1 से इंफिनिटी। -1 को मैंने क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया, क्योंकि वो इंक्लूड होना है, वो इंक्लूड होना है। इक्वल टू का सिंबल है यहाँ पे। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि रियल नंबर में से, रियल नंबर में से -1, 1 को हमने क्या किया? घटा दिया। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे इंक्लूड किया था, यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि इसको घटाना है। तो अगर इसको इंक्लूड कर लेता तो ये भी हट जाता। मुझे 1 को हटाना है इसलिए इंक्लूड कर लिया, -1 को नहीं हटाना इसलिए एक्सक्लूड कर दिया। तो दोनों रेंज है, सेम चीज, सेम बात यहाँ पर लिखी हुई। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन है बेसिकली, बट स्क्वायर रूट फंक्शन ही है। तो स्क्वायर रूट का हमको पता है कि इनपुट जो है उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, आउटपुट जो है उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यही चीज हमको लेकर चलना है कि जो इसका इनपुट है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर कहानी क्या है कि ये 1 अपॉन में लिखा है स्क्वायर रूट, तो ये ग्रेटर देन 0 तो होगा पर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कहाँ चलेगी कहानी। अब कहानी यहां पर ये चलेगी कि 4 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड देखो अब एंड आ गया। ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट होता है बच्चों, एंड तब लिखा जाता है जब इधर लिखी चीज और इधर लिखी चीज, यहां बोली गई बात और यहां बोली गई बात दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए। इसलिए मैं एंड लिख रहा हूं, क्योंकि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये वाला भी ट्रू होना चाहिए। तो x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो अब यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाया, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ओके होगा। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ये -x ये हो जाएगा, मैंने दोनों तरफ -4 जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब निगेटिव से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी मेरी क्या होती है? पलट जाती है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये हमको 1 मिल गया। दिस इज एंड दिस इज एंड। अब देखो ये हो गया x² इज ग्रेटर देन 1, x² इज ग्रेटर देन 1। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए सर? ये क्या आ गया x² इज ग्रेटर देन 1? तो देखो इसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं। देखो
ये मैंने बना दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, हमने देखा ही हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने बना दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर मतलब बेसिकली जो फंक्शन का आउटपुट आ रहा है, रेंज आ रहा है, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो मान लो ये 1 है, तो इसके ऊपर की हमको ये सारी वैल्यूज चाहिए, 1 को एक्सक्लूड करके, 1 हमको नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि ये आउटपुट कब मिलेगा, जब यहां पर कोई वैल्यू हो x1 और इधर भी आओगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी x2। अब इसके इधर जाओगे तो यहाँ कोई वैल्यू मिलेगी x3 और इधर आओगे तो यहाँ कोई वैल्यू मिलेगी x4। तो अगर आप ध्यान दो बच्चों कि अगर मुझे इस वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू चाहिए तो मुझे जो वैल्यूज इनपुट की चाहिए वो x1 से इधर बड़ी चाहिए और x2 से छोटी चाहिए, क्योंकि निगेटिव की बात हो रही है। x1 से बड़ी चाहिए, देखो इधर जाता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे यहाँ पे भी ऊपर जैसे जैसे जाओगे इधर जाता जाएगा। तो x1 से बड़ी चाहिए, x2 से छोटी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा x1 x2 है क्या, 1 है। ठीक है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि किसका स्क्वायर 1 होता है, 1 और -1 का। तो ये हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि x हमारा छोटा होना चाहिए -1 से। यहां से आया, यहां से आया, एंड या नहीं, एंड नहीं आएगा यहाँ पे, और आएगा। और क्यों आया कि दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए हमारी बात ट्रू रहेगी। और x हमारा 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। वो यहां से आया कि 1 से बड़ा होना चाहिए इनपुट हमारा। अब ये तीनों चीजों को हम नंबर लाइन पे करके देख लेते हैं। एंड का मतलब है कि ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। तो देखो सबसे छोटा क्या है, -1 है, फिर है 1 और फिर है 4। चलो बना लेते हैं। x हमारा 4 से छोटा है, 4 को इंक्लूड करते हो, तो जब इंक्लूड करते हैं तो ये बंद गोला बनाते हैं, और ये हो गया कम वाला। x इज लेस देन -1, -1 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए खोखला गोला बनाया, अंदर कुछ भी भरा नहीं है। और x इज ग्रेटर देन 1, और इसको भी इंक्लूड, तो यहाँ पे भी खोखला गोला, और ये इस तरीके से। अब देखो इसका इंटरसेक्शन है इन दोनों स्टेटमेंट के साथ, मतलब वो सारी चीजें जो दोनों में कॉमन है। तो देखो इसका इंटरसेक्शन इससे लोगे तो पहले तो ये आ जाएगा और फिर ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आया देखो, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे कहां से कहां तक आ गया, -∞ से -1, 1 इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन यहाँ पे फिर 1 से 4 और 4 को इंक्लूड कर देंगे। तो ये आ गई मेरी आंसर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, -∞ से -1 यूनियन 1 और फिर क्लोज ब्रैकेट 4, ये है ऑप्शन नंबर मेरा ए। तो ये चीज मेरी ट्रू हो गई। ठीक है, तो अभी तक कहानी बहुत आसान, बहुत सादगी भरी चल रही है। सादगी की बात की मैंने, बाबा जी आ गए। तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है मॉड्यूलस फंक्शन, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन फंसाता है, जेईई मेन में भी, एडवांस में भी, इवन उसके बाद आप कॉलेज में भी जाओगे तो मॉड फंक्शन आएगा। ठीक है, तो अब देखो मॉड फंक्शन को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि मॉड फंक्शन एक बाबा जी हैं। अब इन बाबा जी की क्वालिटी है, वो क्वालिटी ये है कि अगर आप इनसे अच्छी बातें करोगे तो आपको ये अच्छी बातें बताएंगे, पर अगर आप इनको गाली दोगे तो भी ये आपसे अच्छी बातें ही करेंगे। इनका कांस्टेंट है कि ये आपसे अच्छी बातें ही करने वाले हैं। ठीक है, तो यही है मॉड्यूलस फंक्शन, ये बाबा जी। इसको आप नेगेटिव इनपुट दो, आपको पॉजिटिव आउटपुट देगा। आप इसको पॉजिटिव इनपुट दो, आपको पॉजिटिव आउटपुट देगा। माने इनपुट कुछ भी दो, आपको आउटपुट पॉजिटिव ही मिलने वाला है। ठीक है, वही यहां पर ये जो डेफिनेशन है गंदी सी पीस वाइज, वो हमको बता रही कि x हमारा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या तो 0 या 0 से ग्रेटर, तो हमको सीधे सीधे x मिल जाता है। अगर x लेस देन 0 है तो निगेटिव ऑफ x मिलेगा। ये क्या है, ये क्या है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। तो देखो अगर मान लो मॉड को इस तरीके से लिखते हैं, अगर मॉड 4 है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू, तो सीधे सीधे हमको 4 मिल जाएगा। अगर मॉड में निगेटिव ऑफ 2 रख दिए, ये एक निगेटिव वैल्यू है, लेस देन 0 है, तो ये किस तरीके से ओपन होगा कि एक इस नंबर के आगे खुद ब खुद निगेटिव सिंबल लग जाएगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये जिसका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू एक्स, माने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ चल रहा है, और जब x निगेटिव है तो भी आइडेंटिटी फंक्शन का ही ग्राफ चल रहा है, क्योंकि ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा उसको पॉजिटिव में। तो y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू x, ये आपको मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ देखने को मिलेगा। अब इसका जो डोमेन होता है वो तो रियल नंबर है, कुछ भी पुट करो, आउटपुट जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो रेंज इज 0 to ∞ इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन करके इसको थोड़ा समझते हैं।
क्वेश्चन से पहले मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी लिखी है ना, जो पहली प्रॉपर्टी लिखी है वो जेईई मेन मैथमेटिक्स के एग्जाम की फेवरेट प्रॉपर्टी है भाई। ये देखो, ये है कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये क्या कह रहा है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमारी बहुत गंदी आदत बनी हुई है कि हम सीधे सीधे इसको क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। पर ये एक्स के बराबर नहीं होता है बच्चों, ये होता है मॉड एक्स के बराबर, ये होता है मॉड एक्स के बराबर। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सपोज करो कि -3 का स्क्वायर हो रहा है और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो कोई बहुत विद्वान होगा वो बोलेगा सर ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट माने 1/2, 2 से 2 कट गया, हमारा क्या आंसर आ जाना चाहिए, -3 आ जाना चाहिए। हमारा आंसर जो है -3 आ जाना चाहिए। मैं बोलूंगा तुम बुड़बक हो, तुम बुड़बक हो, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर क्या कभी कोई निगेटिव वैल्यू आ सकती है? हमने देखा था हमेशा क्या आती है, एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो आउटपुट हमारा निगेटिव कैसे हो सकता है? तुमने तो जो फंक्शन की प्रॉपर्टी थी उसको ही अनडिफाइंड कर दिया भाई। तुमने पैंट की जगह शर्ट पहन ली, शर्ट की जगह तुमने पैंट पहन लिया। ये काम तो नहीं करना है ना। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा ये मॉड एक्स के बराबर होगा। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को बच्चा अगर पढ़ा होगा, क्योंकि अब आप पढ़ चुके तो आपको यही अप्लाई करना है, मॉड एक्स के बराबर होगा अगर, यहां पे आ जाएगा मॉड ऑफ -3। अब ये कैसे ओपन होगा, अभी बताया कि अगर निगेटिव है तो एक निगेटिव एक्स्ट्रा आगे लगा दो, तो आंसर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चंस में भी इंसान गलती यही करता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स लिख देता है। ऑप्शन भी दिमाग लगा के वो बनाते हैं कि इसको सेटिस्फाई करने वाले हो, पर जो एक्चुअल आंसर होता है वो इसका होता है। इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि इफ मतलब बेसिकली यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये है आपकी इनइक्वालिटी की, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए होता है तो -a से a के बीच में हो जाता है। अब ये मैं जब इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़िया से बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा रफली देख लो कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा एक्स स्क्वायर वाली ही कहानी चल रही है, अभी हमने पीछे देखा था। और अगर इन दोनों वैल्यूज के बीच में है तो इस तरीके से उसका ब्रेकअप हो जाएगा। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज लिखी है इनको बोलते हैं ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। इनका भी बड़ा यूज आता है, पर अभी उतना कुछ यूज नहीं है, इसलिए मैं इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। पर आप स्क्रीनशॉट लेकर या नोट्स अगर बना रहे हो तो इसको लिखकर अपने कॉपी में रख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करना है मॉड के ऊपर, हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है बच्चों, डोमेन और रेंज निकालना। तो चलो भैया क्वेश्चन को किया जाए। तो देखो फंक्शन जो है मेरा वो ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है मॉड ऑफ x -3 और डिनोमिनेटर में x -3 है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हमको डेफिनेशन लगानी पड़ेगी मॉड की, डेफिनेशन लगाएंगे मॉड की। तो डेफिनेशन लगाओगे मॉड की अगर, देखो अब ये चीज या तो निगेटिव में जा सकती है या तो पॉजिटिव में जा सकती है, हमने देखा था। अगर ये निगेटिव में जाएगा x -3 अगर निगेटिव में जाएगा तो इसको माइनस में ओपन करेगा, और अगर x -3 पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में ओपन करेगा। अब आप बोलोगे सर x -3 जीरो भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर यहां पर क्या हम करेंगे जीरो? हम नहीं करेंगे जीरो। हम क्यों नहीं करेंगे जीरो? क्योंकि x -3 हमारा डिनोमिनेटर में भी रखा हुआ है, तो हम इसको जीरो नहीं करेंगे। तो देखो ये कैसे होगा कि ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, when x -3 is less than 0 और x -3 upon x -3 when x -3 is greater than 0 and x is never equal to 3। क्योंकि ये डिनोमिनेटर को क्या करेगा, जीरो बनाएगा। हम 3 के बराबर कभी x को रख ही नहीं रहे हैं। अब देखो यहां से क्या होगा, ये कट गया, ये कट गया, तो जो ये आ गया, ये आ गया, या तो -1 आएगा when x is लेस देन, यहां से कर सकते हो 3, और 1 आएगा when x is greater than 3 and x is not equal to 3। तो ये कंडीशन बन गई। तो जो फंक्शन की मेरी वैल्यू है f(x) की, वो सिर्फ दो ही वैल्यू आ रही है संसार की, या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा। और क्या क्या इनपुट मैं दे सकता हूं, देखो मैं संसार का सारा इनपुट दे सकता हूं 3 को छोड़ के। तो देखो यहां से दोनों चीजें सॉल्व हो गई कि जो डोमेन है मेरे फंक्शन का वो क्या है,
रियल नंबर में से खाली 3 को घटा दो, क्योंकि वो मेरे फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है। और रेंज जो है मेरी वो सिर्फ एक सिंपल सा सेट है जिसमें खाली 2 वैल्यू है, एक है -1 एक है 1, एक है -1 एक है 1। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है, सिग्नम फंक्शन है। देखो ये भी मॉड्यूलस फंक्शन से बनता है, बहुत इजी है सिग्नम फंक्शन। इसमें क्या होगा, मॉड x अपॉन x हो जाएगा। जैसे पिछला हमने क्वेश्चन भी किया था ना, मॉड x अपॉन x जस्ट करके आए हम। तो उसमें क्या होगा कि आप मॉड x की बात करोगे अगर, अब देखो यहाँ पे क्या है, fx इज इक्वल टू है मॉड x अपॉन x। अब यहाँ पे भी मॉड x के ऊपर कंडीशन लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, या तो ये -x अपॉन x हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0, और x अपॉन x हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x को हम 0 नहीं पुट करेंगे, क्यों नहीं पुट करेंगे सर, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आया क्या, या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा जब x हमारा लेस देन 0 है और x हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो पिछला वाला जो था क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है ये, इसको हम लोग अलग से बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। अब देखो सिग्नम फंक्शन का क्या है कि x की अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करो तो y की एक ही कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, डेट इज 1। और अगर x की नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो y की एक ही कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, डेट इज -1। यही है हमारा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, 0 आएगा जब x हमारा 0 है, जब पहले ही मतलब x नॉट इक्वल टू 0, तो दो कंडीशन बनेंगे, x 0 हो गया तो हमारा ये भी है, ये अलग से ही चल रहा है। ठीक है, तो 0 भी आ गया। तो इसका जो डोमेन है वो है रियल नंबर, पर रेंज खाली 3 वैल्यूज, या तो -1 या तो 1 या तो 0, जब x हमारा 0 के बराबर है। तो ये आ गया इसका रेंज। ठीक है, कुछ भी इसमें as सच फंसने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मतलब बात देखो यही है बेसिकली कि मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन पे क्वेश्चन फंसाता है जेईई मेंस। और ये जनरली बच्चों को जब बताया जाता है डेफिनेशन वाले दिन, क्योंकि मुझे याद है मैं जब क्लास 11 में कोचिंग कर रहा था ना, जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया था, मुझे समझ नहीं आया था कि क्या चल रहा है। और उसके बाद से मैं थोड़ा पीछे ही हो गया, मतलब बेसिकली मेरे बहुत सारे बैकलॉग क्रिएट हो गए। तो अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान भाषा में, उसी भाषा में मैं समझाऊं जिसमें मैं समझना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे चीजें बहुत सिंपल चाहिए होती हैं। फालतू की बकबक और फालतू का इंग्लिश मुझे पसंद नहीं। अगर मुझे कोई बहुत आसान भाषा में सिखा देता है, मैं उसका फैन हो जाता हूं। तो मैं कोशिश वही कर रहा हूं, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, यहां पे देखो टर्म आया इंटीजर, से पहले क्या है, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। अब यहाँ पे कहानी बस इतनी सी है कि सबसे बड़ा इंटीजर जो किसी गिवन नंबर से छोटा है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर मेरे पास कोई नंबर है x, अब x के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो रियल नंबर सिस्टम का होना चाहिए, डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन वगैरह, मतलब बेसिकली डेसिमल एक नंबर है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर किसी डेसिमल नंबर पे लगाया जाता है तो ये साहब क्या करते हैं कि उसको एक इंटीजर वैल्यू में चेंज कर देते हैं। पर वो जो इंटीजर वैल्यू होती है वो हमेशा जो फ्रैक्शन दिया होता है या फिर जो डेसिमल है उससे छोटी इंटीजर होती है, उससे छोटी इंटीजर होती है। सर इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि मान लो 2.56 मैंने इनपुट दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और इसको लिखने का जो तरीका है वो ये होता है कि 2 बंद बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब 2.56 के ऊपर लगाया तो सीधे सीधे आ जाएगा 2, इससे छोटा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर ये आ गया। अब मान लो यहां पे होता 3.58, क्या आता, 3 आता। अगर मान लो यहां पे होता 4.99999, बोलोगे सर ये तो 5 के बहुत करीब आ गया। मैं बोलूंगा हाँ आ गया, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। नेगेटिव में आते हैं -2.52। खटाक से कोई बच्चा बोलेगा सर सर ये तो -2 होगा, मैं बोलूंगा नहीं, कान पकड़ के, बिल्कुल भी नहीं, -2 नहीं होगा। क्या होगा, ये -2.52, इससे छोटा इंटीजर, इससे छोटा। हम निगेटिव वैल्यूज की बात करें, कहानी पलट जाती है, तो ये क्या आएगा, -3 आएगा। तो यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो जो इसका डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, कुछ भी पुट करो, पर जो रेंज होती है इसकी खाली एक इंटीजर वैल्यू ही आपको ये देता है। तो यू कैन सी द ग्राफ कि जब 0 से 1 के बीच में है इनपुट तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
1 से 2 के बीच में इनपुट तो 1 मिलेगा, 2 से 3 के बीच में है तो 2 मिलेगा। इसीलिए ग्राफ देखो इस तरीके का है, और यहाँ पर ये जो मछली के हुक जैसा बनाया हुआ है ना इन लोगों ने ग्राफ में, वो ये दिखा रहा है कि 1 इंक्लूड हो रहा है, 1 वैल्यू आ रही है, 2 एक्सक्लूड हो रहा है, फिर नेक्स्ट वाले इंटरवल में 2 इंक्लूड हो रहा है, 3 एक्सक्लूड हो रहा है। वही कहानी यहाँ पे चल रही है। अब बाकी निगेटिव में भी यही कहानी चल रही है कि जब 0 से -1 के बीच में हो तो -1, -2 से -1 के बीच में हो तो -2, और -2 से -3 के बीच में हो तो -3। यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। तो ये चल रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी। इसी का छोटा भाई है यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये भी बड़ा इजी होता है। ये क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया कोई भी डेसिमल नंबर 3.68। अब आपको पता है बच्चों कि अगर पे इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दूं तो ये तो मुझे 3 दे देगा, पर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट रहा ना 0.68, इसको अगर मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो मैं इस पर एक फंक्शन लगाता हूं जो कि ये कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने 0.68 क्यों लिख दिया, यहाँ पे 3.68 होगा, तो जो आंसर मेरा आएगा वो आएगा 0.68। ठीक है। तो अगर मुझे किसी फ्रैक्शनल वैल्यू का सिर्फ डेसिमल पार्ट चाहिए होता है तो मैं उसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगाता हूं, मुझे ये मिल जाता है। अब देखो कहानी क्या होगी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, क्योंकि आपको पता है कि 1 से अगर कोई वैल्यू ग्रेटर हुई तो वो फ्रैक्शन तो रही नहीं ना, फिर मतलब कुछ उसमें इंटीजर पार्ट आ जाएगा और बाकी फ्रैक्शन पार्ट आएगा, पर यहां पे हमें सिर्फ फ्रैक्शन चाहिए। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है मेरा, वो 0 और उससे बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। वो यहां पर आप ग्राफ से भी देख सकते हो। देखो अगर 0 से 1 में है तो सीधे सीधे x आएगा, क्योंकि पहले 0 से 1 के बीच में है। अगर 1 से लेके 2 के बीच में तो मतलब एक 1 आ गया, इंटीजर आ गए, तो 1 को घटा देंगे। 2 से 3 के केस में तो 2 घटा देंगे, 3 से 4 के केस में तो 3 घटा देंगे। वैसे अगर निगेटिव है 0 से -1, तो जैसे मान लो क्या है -0.8 है, हमको 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो हम उसमें 1 जोड़ देंगे, वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर अगर -2 से -1 के बीच में तो x+2 वाला केस है, मतलब 2 जोड़ेंगे, क्योंकि हमको वो 0 से 1 के बीच में चाहिए। तो ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब यहाँ पे कहानी बस इतनी सी है बच्चों कि कोई भी इंटीजर वैल्यू मान लो 2.57, इसको हम लिख सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि 2 मिल जाएगा, एंड द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, क्योंकि हमको 0.57 मिल जाएगा। ये जो दोनों फंक्शन है, इसीलिए मैंने इनको भाई बोला, क्योंकि हर एक इंटीजर को, हर एक डेसिमल को एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। अब ये सारी कहानी हो चुकी है, चलते हैं सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे, जो जेईई मेन 2020 का आस्क्ड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, और बाकी जो मैंने आपको वादा किया है, मैंने बोला है कि पीवाईक्यूज पर हम पूरी अच्छी खासी सीरीज लेकर आएंगे, मतलब एक सेशन लेकर आऊंगा, नॉट सीरीज। उसमें हम लाइव रखने की कोशिश करेंगे ताकि मैं भी आपसे इंटरेक्ट कर पाऊं, जो आपकी दिक्कतें हैं वो मैं समझ पाऊं, और भी तरीके हम बात करेंगे, पर हम पीवाईक्यूज जो है लाइव सेशन में बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे। और हमारी यही अप्रोच रहने वाली है अब कि कोई टॉपिक अगर हम कंप्लीट करें, थ्योरी कराते कराते तो क्वेश्चन करा ही रहे हैं, अलग से भी हम सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन लेकर आए, ताकि आप हमारे साथ बैठो और बैठ के क्वेश्चन लगाओ, ताकि आपको भी फील आए और हमें भी फील आए कि हाँ ये चैप्टर किया है, अच्छे से किया है। क्योंकि अभी आप क्लास 11th में हो, अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम है आपके पास, तो अभी से काम पर लग जाओ। तो देखो ये फंक्शन है जिसका डोमेन यहाँ पे दिया हुआ है 1,3। 1,3 से रियल नंबर में जा रहा है, मतलब रेंज पूरा रियल नंबर है, डोमेन में रिस्ट्रिक्शन है कि 1 से लेके 3 के बीच में ही है। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। अब देखो ये जो फंक्शन है इसको मैं थोड़ा बड़ा सा लिख दे रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए। तो x और ये और 1 + x²। अब ये जो ये है ना, ये अभी हमने देखा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो माने x है, ये तो ऐसे ही सिंगल, और ये डब्बे में बंद है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, माने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये फंक्शन हमको दिया हुआ है, यहाँ पे लिख भी दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता रहा है। तो हमको इसकी क्या बतानी है बच्चों, रेंज बतानी है। हमको इसकी क्या बतानी है, रेंज बतानी है, माने y हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब देखो फंक्शन जो है मेरा वो 1,3 से लेके रियल नंबर में जा रहा है, ये मेरा कोडोमेन है। हमको रेंज बताना है, रेंज क्या रहेगी, डोमेन मेरा ये है। तो अब देखो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो अलग अलग
इंटरवल में बेसिकली इंटीजर्स के जैसे 1 से 2, 2 से 3 ये अलग अलग प्रकार का बिहेवियर करता है, अलग अलग वैल्यू देता है। तो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे और इसको ब्रेक कर लेंगे क्योंकि डोमेन हमारा बहुत छोटा सा दिया हुआ है। तो देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको पीस वाइज में कंटिन्यू वो कर देंगे। अब अगर हमारा x जो है बच्चों 1 से 3 था, मान लो 1 से 2 के बीच में, 2 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, 2 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, 1 से लेकर 2 के बीच में है, तो आउटपुट क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 1 देगा, हमेशा 1 देगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर x मेरा 2 को इंक्लूड करते हुए 3 तक है और 3 को एक्सक्लूड, क्योंकि 3 तो है ही नहीं हमारे डोमेन में, ये कहानी है, तो ये क्या दे देगा, 2 दे देगा। तब यहां पे आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको इसका निकालना है रेंज कि कहां से कहां तक इसकी वैल्यू जा रही है। तो ये देखो, ये जो पॉइंट्स है ना, मतलब ये बेसिकली ये इंटरवल है, इसके हम एंड पॉइंट पर चेक करेंगे, हम एंड पॉइंट पर चेक करेंगे। अब आप बोलोगे सर एंड पॉइंट पे क्यों चेक कर रहे हो, क्या सेंस हो रहा है इस बात का। मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि इंटरवल ब्रेक हो गया, तो अगर मैं इसके एंड पॉइंट पर, इसके एंड पॉइंट पर, इसके और इसके एंड पॉइंट पर चेक कर लूं, तो जो वैल्यूज आने वाली है वो उसी के बीच में तो आएंगी ना, वैल्यूज आने वाली हैं वो उनके बीच में ही आएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो कर लेते हैं। तो देखो 1 से लेकर 2 जा रहा है ना, 1 इंक्लूडेड है ना 2 इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे, 1 से एक्स्ट्रा ज्यादा वाली वैल्यू देखेंगे। तो वो ज्यादा वाली वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 से हल्का सा ज्यादा। ठीक है, 1 प्लस एच, जहां पे एच आपका 0 को टेंडिंग कर रहा हो, तो बेसिकली 1 पुट कर दो इसमें, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 1/2 विच इज 0.5। ठीक है, अब 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस, मतलब 2 से छोटी वैल्यू, मतलब 2 से हल्की छोटी वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन का डेफिनेशन तो यही यूज होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह क्या करो, ओके ये ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए बच्चों पहली वाली डेफिनेशन में, तो 2 अपॉन 1 प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 6, तो आ जाएगा 1 अपॉन 3, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे x है ना, ओके, f2 माइनस 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, थोड़ा ध्यान मेरा वहां चला गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4। ठीक है, अब देखो अगर मैं एग्जैक्टली 2 रखता हूं वैल्यू, तो मुझे ये फंक्शन की डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं f2 रख दूं, तो देखो 2 2 जो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे वही कहानी 5, तो ये कितना आ गया 0.8। ये इंक्लूड होनी है वैल्यू, ये वैल्यू क्या होनी है, इंक्लूड होनी है। और लास्ट क्या बची 3, 3 से एक कम वैल्यू, तब भी हम फंक्शन की डेफिनेशन यही यूज करेंगे। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 10, तो यहाँ पे आ गया कितना आ गया 0.6। अब देखो जो फंक्शन की वैल्यू, पहले डेफिनेशन ये यूज हो रही, दूसरी डेफिनेशन ये यूज हो रही है। तो जो मेरा फंक्शन है या y कह लो, y विल बिलोंग्स टू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0.5 है, तो 2/5 से जाएगा ये इस वैल्यू तक, डेट इज 1/2, एंड यूनियन होगा इस वैल्यू का इस, मतलब इस रेंज में, क्योंकि यहां से वैल्यूज पुट की हैं हमने। तो 0.8 मानी कि 4/5 हमें इंक्लूड भी करना है, 0.8 बड़ा है ना, सॉरी, हाँ पहले हम ये पुट करेंगे, हम पुट करेंगे ये 6/10 माने कि 3/5 को, तो 3/5 कॉमा कहां तक जा रही है वैल्यू, देखो 4/5 तक जा रही है, तो 4/5। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्या ये कोई ऑप्शन है, तो 2,5, 1/2 यूनियन 3,5 क्लोज ब्रैकेट 4/5, तो जो है ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये डोमेन रेंज और टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर जो सेशन था वो पसंद आया होगा। जो भी आपके ओपिनियंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं पढ़ाई से या पढ़ाई के अलावा भी, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हमारा सेशन कैसा लगा वो भी बताइए, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, अच्छे से पढ़ाई करो।